अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉग अकाउंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि ब्लॉग अकाउंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कब क्रिएट किया जाता है और कौन कौन से डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन भी हम देखेंगे कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा बेहतर है और ब्लॉग अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ब्लॉग अकाउंट होता क्या है। ब्लॉग अकाउंट बेसिकली जर्मनी बेस्ड एक बैंक अकाउंट है। दैट मीन्स कि जब आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको जर्मनी बेस्ड आईबीएन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। दैट हैज सम लिमिटेशंस कि आप अपने पैसे एक साथ विड्रॉ नहीं करवा सकते, जिसकी अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चल रही है वो 11,208 यूरो पर ईयर चल रही है। और इसकी एक और लिमिटेशन ये है कि आप मंथली बेसिस पर मैक्सिमम 934 यूरो विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ये क्यों ज़रूरी है, तो लेट्स से आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर जर्मनी आ रहे हैं या जॉब सीकर वीज़ा लेकर आ रहे हैं, तो आपको जर्मनी की गवर्नमेंट को ये प्रूव करके दिखाना होता है कि यू हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिससे आप एटलीस्ट एक साल का अपना जो एक्सपेंस है वो आप खुद बेयर कर सकते हैं, ताकि यहाँ आने के बाद आप इनके ऊपर बोझ ना बने। तो ये एक वजह होती है ब्लॉग अकाउंट खुलवाने की। अच्छा, फिर एक सवाल होता है कि ये अकाउंट कब खुलवाया जाए। तो लेट्स से अगर आप आप बैचलर करने या मास्टर करने आ रहे हैं तो बेहतर ये है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे, दैट मीन्स कि आपके हाथ में जब एडमिशन लेटर हो तो ये अकाउंट खुलवाया जाए। क्योंकि जब आप ये अकाउंट खुलवाने जाते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको अपना जो एडमिशन लेटर है वो अपलोड करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे तब आप ये अकाउंट खुलवाएं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दैट विल हेल्प अस टू ओपन अ ब्लॉग अकाउंट। तो जिसमें हमारे पास रेमेटिक्स है, केयर कॉन्सेप्ट है, स्टडली है, और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बट मैं यहाँ पर उन सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉमनली यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास फिनतिबा है, कोरेकल है, एक्सपेट्रियो है। तो चलें इन तीनों सर्विस प्रोवाइडर्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोग्राम फीस की। आप इसको प्रोग्राम फीस कह लें या इनिशियल सेटअप फीस कह लें या आप अकाउंट ओपनिंग फीस कह लें, तो इसमें जो सबसे कम आपसे चार्ज करता है वो है एक्सपेट्रियो, विच इज 49 यूरो, और फिनतिबा आपसे चार्ज करता है 89 यूरो। और कोरेकल की बात करूं तो कोरेकल की जो फीस है वो है 99 यूरो। बट अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए आपके पास इनके पास प्रीमियम पैकेज है, जिसमें वो ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, और इनकी प्रोग्राम फीस भी इसी में इंक्लूड होती है, जिसकी कॉस्ट है कुछ 59 यूरो। तो आई थिंक अगर मैं प्रोग्राम फीस की बात करूं तो कोरेकल ज़्यादा बेहतर है इस मामले में। अब मैं बात करता हूँ सर्विस फीस की। देखिए, मंथली बेसिस पर आपको जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं। अगर मैं फिनतिबा की बात करूँ तो फिनतिबा में आपको 4.9 यूरो सर्विस चार्ज देने पड़ते हैं मंथली, और एक्सपेट्रियो में 5 यूरो। लेकिन अगर मैं कोरेकल की बात करूँ तो कोरेकल आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता। अब बात करते हैं बफर अमाउंट की। देखें, बफर अमाउंट ये सर्विस प्रोवाइडर्स आपसे चार्ज करते हैं ताकि कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो तो वो इसमें कवर हो जाए। तो अगर मैं कोरेकल की बात करूं तो कोरेकल आपसे चार्ज करता है 80 यूरो, और अगर फिनतिबा और उसकी बात करें हम एक्सपेट्रियो, ये दोनों आपसे चार्ज करते हैं 100 यूरो। तो ये कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा सर्विस प्रोवाइडर चूज करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पहले आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर आपको चूज करना है। देन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ।
वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे जाकर आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, अपना डाटा डालकर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। देखें, अकाउंट ओपनिंग के जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, वो वेरी करता है कि आपने कौन सी सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ किया है। अगर आप फिनतिबा और कोरेकल की बात करूँ तो विद इन अ डे वो लोग आपका अकाउंट खोल देते हैं। लेकिन अगर मैं एक्सपेट्रियो की बात करूँ तो एक्सपेट्रियो में 1 से 2 दिन आपको लगते हैं उनको अकाउंट खोलने में। तो जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आप अपनी लोकल बैंक से, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, लोकल बैंक से आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेंगे अपने ब्लॉक अकाउंट पे। जो जैसा कि मैंने अमाउंट आपको बताई थी 11,208 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप ये अमाउंट अपने लोकल बैंक से ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड देन उसके 1 से 2 वर्किंग डेज बाद आपको कंफर्मेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। कंफर्मेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने ब्लॉक अकाउंट क्रिएट कर दिया और आपके पास इतने फंड्स हैं ब्लॉक अकाउंट के अंदर। यही वो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट होगा जो कि आप वीज़ा अप्लाई करते वक्त अटैच करेंगे। अब आप लेट से जर्मनी आ गए, अब आपको अपने अकाउंट से विड्रॉल करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, उसका प्रोसेस सिंपल सा है। अगर आपने लेट से एक्सपेट्रियो या फिनतिबा से सर्विस ली है, तो आप अपना जो स्टैम्प वीज़ा होता है वो और घर का एड्रेस, ये आप लेकर, घर के एड्रेस के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कॉपी आप लेके जाएंगे, तो वो आपका एक नया अकाउंट असेस कर देंगे। नया अकाउंट आपका खुलेगा, उस नए अकाउंट में आपके पास पैसे आएंगे यहाँ से विड्रॉ होकर। और अगर आप लेट से, अगर आपने कोरेकल से ली है, तो कोरेकल के लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपना अकाउंट पहले खुद क्रिएट करना होगा, अलग से अकाउंट खुलवाना होगा। वो उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन जाकर आप कोरेकल वालों को देंगे एंड देन फिर वहाँ से वो लोग विड्रॉ कर देंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि लेट से अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपने जो अमाउंट अपने ब्लॉक अकाउंट में डिपॉजिट करवाई हुई होगी, वो आप किस तरीके से रिफंड करेंगे। तो चलें हम इन तीनों सर्विस प्रोवाइडर की रिफंड पॉलिसी को देखते हैं। अगर आपने देखें फिनतिबा से सर्विस ली है, तो उनके जो चार्जेस होंगे वो 89 यूरो हैं। अगर आपने एक्सपेट्रियो से ली है तो 109 यूरो आपके डिडक्ट होंगे। एंड देन अगर आपने कोरेकल से लिए तो उनके कोई भी रिफंड चार्जेस नहीं है, लेकिन उनका जो प्रोसेस है रिफंड का वो 3 से 4 हफ्ते का प्रोसेस है। और अगर मैं फिनतिबा और एक्सपेट्रियो की बात करूं तो उनका जो प्रोसेस है वो 1 से 2 हफ्ते में वो रिफंड कर देते हैं। तो ये पूरी ओवरऑल पिक्चर थी कि ब्लॉग अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट किया होता है और कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर कोरेकल। बाकी आप अपनी नीड के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर आपको लेना चाहिए, बट मेरे हिसाब से मैं अगर अप्लाई करूँगा तो मैं ज़रूर कोरेकल की सर्विस लूँगा। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।